हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अपने इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आज की जो हमारी क्लास है वो इस कोर्स की सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास इस कोर्स में ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर फर्स्ट क्लास को पहले देख सकते हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज की क्लास में कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है और कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में किस टाइप के मार्जिन्स जो है आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऑप्शंस की क्लास में हम फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग की जो हमारी दो क्लासेस हैं वो डेरिवेटिव्स के बेसिक पर, फ्यूचर्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड क्या होते हैं, इन सब के बेसिक्स पर हमारी रहेगी। नेक्स्ट क्लास से जितनी भी क्लासेस हमारी आएंगी उन सब में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग पे होगा। तो चलिए फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का, व्हाट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? देखिए पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप्स, स्वैप्शंस, वारंट्स, ये सारे जो हैं ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये सारे जो हैं ओटीसी ट्रेड होते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और बाकी ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते। तो आपके और मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमने कभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करना नहीं है। लेकिन फटाफट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी इजीली समझ आ जाएगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आज से एग्जैक्ट एक महीने के बाद, एज्यूम कर लीजिए आज 1 अक्टूबर है, आज से एग्जैक्ट एक महीने के बाद 1 नवंबर को, 1 नवंबर को मिस्टर ए 1 kg गोल्ड बाय करेंगे मिस्टर बी से, और उसका प्राइस जो है वो आज डिसाइड कर लेते हैं। उसका प्राइस वो आज डिसाइड कर लेते हैं 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम। ठीक है, तो आज मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आज से एग्जैक्ट एक महीने के बाद 50,000 रुपए के रेट पे मिस्टर ए गोल्ड बाय करेंगे मिस्टर बी से। तो ये है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल। इसमें जो है ट्रांजैक्शन की डेट पहले डिसाइड होगी आज कि 1 नवंबर को ट्रांजैक्शन होगी। प्राइस डिसाइड हो गया कि आज 1 नवंबर को मिस्टर ए 50,000 रुपीज पे बाय करेंगे मिस्टर बी से। क्वांटिटी डिसाइड हो गई है कि कितना गोल्ड मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से बाय करेंगे। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। इनमें क्या रिस्क हो सकते हैं? अब इनमें रिस्क हो सकता है, सबसे पहला रिस्क तो हो सकता है डिफॉल्ट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क। अब वो क्या हो सकता है? मान लीजिए कल को जो है गोल्ड का प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में मिस्टर बी जो है वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। मिस्टर बी मना कर सकते हैं कि मैं तो नहीं देता तेरे को गोल्ड, तू क्या कर लेगा, राइट। तो इसमें एक रिस्क होता है, डिफॉल्ट का रिस्क होता है, काउंटर पार्टी का रिस्क होता है। सेकेंड रिस्क जो इसमें होता है वो होता है रेगुलेटरी रिस्क। ठीक है, रेगुलेटरी रिस्क क्या होता है? देखिए मिस्टर ए और मिस्टर बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में वो एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसको कोई बीच में रेगुलेट नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट की बॉडी। जैसे स्टॉक मार्केट में एक बीच में रेगुलेटरी बॉडी होती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। तो ऐसे ही अगर ये कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पार्टीज के बीच में, तो इसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो मिस्टर ए या मिस्टर बी बीच में किसी थर्ड पार्टी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। एक रिस्क इसमें यह होता है लिक्विडिटी का रिस्क। लिक्विडिटी का रिस्क ऐसा होता है, मान लीजिए आज आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उस केस में मान लीजिए आज आपको 100 kg गोल्ड की कोई ट्रांजैक्शन करनी है। मान लीजिए आपको 100 kg गोल्ड का कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, तो लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि आप मान के ये चल सकते हैं जो सेलर है वो शायद आपको ना मिले। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये जो ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बेसिकली बीच में एक डीलर के थ्रू होते हैं, बीच में एक इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिक्विडिटी रिस्क ये है आपको शायद काउंटर पार्टी ही ना मिले। आप मिस्टर ए हो और आज आपको शायद मिस्टर बी नाम की कोई सेकंड पार्टी मिले ही ना। ठीक है, तो ये एक लिक्विडिटी रिस्क हो गया, इसमें एक डिफॉल्ट रिस्क हो गया, एक रेगुलेटरी रिस्क हमने डिस्कस कर लिया। फोर्थ रिस्क इसमें होता है एक रिजिडिटी का रिस्क। वो क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी से कि वो मिस्टर बी से गोल्ड बाय करेंगे। ठीक है, तो कल को गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, तो इस केस में मिस्टर बी जो है वो
अपने आप को कहीं से सेफ नहीं कर सकते, वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है टर्मिनेट नहीं कर सकते, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना ही पड़ेगा, उनको जो है ट्रांजैक्शन की डेट पर मिस्टर ए को गोल्ड सेल करना ही पड़ेगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, आपने जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये था एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल। अब आप समझ गए हो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम आती है लिक्विडिटी की, डिफॉल्ट रिस्क की और रेगुलेटरी रिस्क की। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? देखिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इनको जो है बीच में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है जिस पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होती है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स के पैरामीटर्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। देखिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो भी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी बेसिकली दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें से एक पार्टी बायर होती है, एक पार्टी सेलर होती है, राइट। अब ये क्या बाय और सेल कर रहे हैं? बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल कर रहे हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पर है? वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली किसी भी एक अंडरलाइंग एसेट पे हो सकता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। अंडरलाइंग एसेट जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, वो स्टॉक्स हो सकते हैं, कमोडिटी हो सकते हैं, इंडेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफरेंट कैसे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पर्सनल नेचर में होते हैं, वो ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। अभी मैंने आपको काफी सारे रिस्क एक्सप्लेन किए थे जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, रिजिडिटी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती। फ्यूचर्स मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बीच में सेबी होता है, तो एक रेगुलेटर हमारे पास आ गया। काउंटर पार्टी रिस्क इसमें नहीं होता, क्योंकि बीच में इसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो जो भी हम फ्यूचर्स मार्केट में जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, आज हम अग्रीमेंट कर रहे हैं बाय या सेल करने का, कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं, तो आप मान के चलो कि वो कॉन्ट्रैक्ट 100% सेफ है और वो ओनर होगा ही होगा। अगर आज आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो तो मान के चलिए आपको एक्सपायरी वाले डेट पर, जिस दिन ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, उस दिन आपको उस अंडरलाइंग एसेट की डिलीवरी मिलेगी ही मिलेगी। लिक्विडिटी रिस्क इसमें नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड है तो इसका मतलब ये है इसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हर वक्त एक्टिव होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ट्रेडेबल होते हैं। आपने आज कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है तो बहुत इजीली आप उसको, अगर आपको उस पोजीशन को क्लोज करना है तो आप बहुत इजीली स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी जो है एक ऑपोजिट पोजीशन क्रिएट करके अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हो। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज बीच में डिसाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है कि मान लीजिए आज आप रिलायंस का एक फ्यूचर्स, रिलायंस कंपनी के फ्यूचर्स आप बाय कर रहे हो, तो कितने शेयर का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहने की बात यह है मतलब कि लॉट साइज जो उसका है, कितने क्वांटिटी का जो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा। उसमें क्या उसकी एक्सपायरी डेट होगी और जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा। वो बीच में बायर और सेलर्स जो पार्टी हैं वो आपस में डिसाइड नहीं कर सकती। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो जो बायर्स और सेलर होते हैं वो आपस में नेगोशिएट करके डिसाइड करते हैं कि मैं XYZ कमोडिटी आपको सेल करूंगा इस प्राइस पर और इतनी क्वांटिटी। तो सामने वाली पार्टी अगर अग्री करती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आता है। सेकंड पॉइंट जो यहां मैंने मेंशन किया हुआ है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक एक्सचेंज से बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, स्पॉट प्राइस, फ्यूचर्स प्राइस, एक्सपायरी डेट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, लॉट साइज, ये एक बार मैं आपको एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाकर आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए यहां मैंने अब एग्जांपल लिया रिलायंस का और रिलायंस के अक्टूबर फ्यूचर का। तो ये मैंने एक एक्सेल फाइल क्रिएट करी है, इससे मैं आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कैसे ट्रेड होते हैं, क्या इनकी सारी टर्मिनोलॉजी है, वो सारी जो है आपको यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो यहां मैंने एक एग्जांपल लिया रिलायंस का। रिलायंस जो है वो एक स्टॉक है, तो हम यहाँ इसके आगे लिख देते हैं स्टॉक फ्यूचर। तो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो यहां हम लिख लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर। तो हमने दो अंडरलाइंग एसेट का एग्जांपल लिया है, एक है हमारा निफ्टी 50 जो है हमारा इंडेक्स फ्यूचर, दूसरा है हमारा रिलायंस का शेयर जो कि है हमारा स्टॉक फ्यूचर। तो स्पॉट प्राइस क्या होता है सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने डीमैट अकाउंट में आपको ले चलता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो चलिए यहां वॉच लिस्ट में रिलायंस का शेयर ऐड कर लेते हैं। ये हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ऐड कर लिया, ठीक है।
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ऐड किया, देखिए यहां प्राइस आ रहा है इसका, आज का क्लोजिंग प्राइस है 2556.15। तो ये हम यहां मेंशन कर देते हैं 2556.15, ये इसका स्पॉट प्राइस हो गया। जो शेयर का करंट प्राइस है उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब हम रिलायंस का फ्यूचर भी इसी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, रिलायंस अक्टूबर फ्यूचर, ठीक है। तो रिलायंस का अक्टूबर फ्यूचर का आज प्राइस है 2561, ठीक है, 2561। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, स्पॉट यहां पर फ्यूचर प्राइस लिखना था और यहां पर स्पॉट प्राइस लिखना था, ये निफ्टी में लिख दिया हमने गलती से, ठीक है। तो रिलायंस का स्पॉट प्राइस है 2556.15 और एक बार इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करें। तो रिलायंस का जो स्पॉट प्राइस है वो है 2556 और रिलायंस का फ्यूचर्स प्राइस है आज 2561। ऐसे अब हम निफ्टी 50 भी नोट कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 का यहां देखिए प्राइस आ रहा है 17691, तो निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस है आज 17691। और निफ्टी का अगर हम अक्टूबर फ्यूचर देखें, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर, तो निफ्टी का अक्टूबर फ्यूचर आज ट्रेड हो रहा है 17715 पर। तो 17715 ये निफ्टी फ्यूचर्स का आज का फ्यूचर प्राइस है और 17691 ये इनका आज का स्पॉट प्राइस है। चलिए लोट साइज अब देख लेते हैं कितने का इनका दोनों का लोट। तो लोट क्या होता है, बेसिकली जब हम स्टॉक किसी कंपनी का शेयर बाय करते हैं, आज आप रिलायंस का शेयर बाय करते हो तो आप मिनिमम 1 शेयर बाय कर सकते हो, राइट। लेकिन जब आप फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप मिनिमम 1 क्वांटिटी नहीं ट्रेड कर सकते। फ्यूचर्स मार्केट में आप लॉट में ट्रेड करते हो। लॉट क्या होता है, लॉट होता है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आप उसके बाय कर रहे हो। तो रिलायंस का लॉट देख लेते हैं यहाँ कितने का। देखिए रिलायंस का अगर लॉट हम यहाँ चेक करें, बाय प्रेस करें, तो रिलायंस का मिनिमम क्वांटिटी यहाँ आ रही है 250। तो रिलायंस का लॉट साइज हो गया 250। तो मिनिमम अगर आपको रिलायंस को फ्यूचर्स मार्केट में बाय करना है या सेल करना है तो मिनिमम आपको 250 शेयर्स रिलायंस के बाय करने पड़ेंगे या सेल करने पड़ेंगे। और निफ्टी 50 का जो लॉट साइज है वो है 50। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ गई 6,40,250। तो ये है रिलायंस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। और निफ्टी 50 की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ गई वो है 8,85,750। अब इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, देखिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकली है फ्यूचर्स प्राइस को, फ्यूचर्स प्राइस है हमारा 2561, रिलायंस का एग्जांपल में बता रहा हूं, रिलायंस का लॉट साइज है 250। तो 2561 को अगर 250 से मल्टीप्लाई करो तो 6,40,250 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है अगर आज आप रिलायंस का एक लॉट बाय करते हो तो उसका मतलब ये है आप रिलायंस के 6,40,250 रुपए के वर्थ के शेयर बाय कर रहे हो आप। चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हमें आज पैसा कितना देना पड़ेगा, मार्जिन कितना देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे रिलायंस का एक लॉट अगर हम बाय करें तो देखिए यहाँ नीचे मार्जिन आ रहा है 1,41,643। तो यहां हम मार्जिन लिख देते हैं 1,41,643। हमें ये पैसा आज पे करना पड़ेगा रिलायंस का फ्यूचर बाय या सेल करने के लिए। अगर हमने बाय करना है तब भी हमें इतना पैसा देना पड़ेगा और अगर हम यहाँ इसको सेल करते तब भी हमें 1,41,373 रुपीज देने पड़ते। कैश मार्केट में अगर आज आप रिलायंस का शेयर बाय करने जाओ या फिर आज आप रिलायंस का शेयर सेल करने जाओ, आप सेल तभी कर सकते हो अगर आपके पास वो शेयर ऑलरेडी हो। अगर आपके पास है ही नहीं तो आप सेल कहां से करोगे। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तब भी आप उसको सेल कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो फ्यूचर्स मार्केट में अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हो जो आपके पास नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग किस लिए की जाती है, शॉर्ट सेलिंग इसलिए की जाती है, मान लीजिए आज कोई शेयर है 100 रुपीज के प्राइस पर, आपको लगता है उस शेयर का प्राइस आगे गिर सकता है, तो गिर सकता है तो आप उसको 100 रुपीज पे शॉर्ट सेल कर दोगे और कुछ दिनों बाद मान लीजिए उसका प्राइस 80 रुपीज पे आ जाता है तो उस टाइम आप उसको बाय कर लोगे, तो उसमें आपका एक नेट प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज का, राइट। तो शॉर्ट सेलिंग जो है वो फ्यूचर्स मार्केट में पॉसिबल है, कैश मार्केट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां मैंने पोजीशन लिख दिया बाय। ऐसे ही अब हम यहां निफ्टी फ्यूचर्स का भी एग्जांपल, निफ्टी फ्यूचर्स में भी देख लेते हैं कि कितना मार्जिन लगेगा आज अगर हमें एक लोट बाय करना हो। तो निफ्टी फ्यूचर का एक लोट है 1,08,783। तो ये निफ्टी फ्यूचर का इतना मार्जिन हमें पे करना पड़ेगा, इतना मार्जिन हमें पे करना पड़ेगा 1,41,643 और इतना मार्जिन पे करके हम 6,40,000 तक के वैल्यू के शेयर्स आज बाय कर पाएंगे, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय कर पाएंगे। अब मान लीजिए आज आपने इस प्राइस पर 2561 पर रिलायंस का फ्यूचर बाय कर लिया,
नेक्स्ट डे रिलायंस का फ्यूचर का प्राइस बढ़ जाता है, रिलायंस का स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है और मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट डे बढ़कर हो जाता है 2,600 रुपीज। ठीक है, तो आप बेसिकली आपने 2561 पे रिलायंस का फ्यूचर बाय किया था, नेक्स्ट डे रिलायंस का फ्यूचर जो है 2600 पर आ जाता है। तो इस केस में बेसिकली आपको एक प्रॉफिट हो जाता है, एमटीएम प्रॉफिट। यहां देखिए एमटीएम लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन। तो बेसिकली एमटीएम आपका क्या सिग्निफाई करता है, एमटीएम बताता है आपकी पोजीशन जो आपने रिलायंस का फ्यूचर बाय किया है या सेल किया है वो कितने प्रॉफिट या कितने लॉस में है। ठीक है, तो यहां आपने फर्स्ट डे निफ्टी का फ्यूचर बाय किया था आपने 7715 पे, मान लीजिए नेक्स्ट डे निफ्टी का प्राइस नीचे आ जाता है 17,600 पर, तो आपका मार्क टू मार्केट मार्जिन और एमटीएम लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5,750 रुपीज। चलिए, तो अब आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, फ्यूचर प्राइस क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है, इनिशियल मार्जिन क्या होता है, ठीक है, मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है। तो अब आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है इजीली यहां से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, मान लीजिए आज आप रिलायंस का एक लॉट बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी सेकंड पार्टी के साथ जो उस रिलायंस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहा है। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप रिलायंस के 250 शेयर्स, जब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आप इनको बाय करोगे और जो पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहा है वो अग्री कर रहा है कि वो एक्सपायरी वाले दिन आपको 250 शेयर दे देगा। तो आप आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मैं 250 शेयर बाय कर लूंगा और जो पर्सन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो आपको एक्सपायरी वाले दिन 250 शेयर सेल कर देगा। अब ये एक्सपायरी कब होती है, एक्सपायरी होती है मंथ के लास्ट थर्सडे को। देखिए यहां हमने अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोला ही हुआ है, यहां देखिए अगर हम इसमें प्रेस करें तो यहां आपको एक्सपायरी डेट भी इसमें मेंशन मिलेगी। तो ये देखिए एक्सपायरी डेट इसमें 28 अक्टूबर 2021। तो मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है वो एक्सपायरी डे होता है। अब मान लीजिए लास्ट थर्सडे जो है उस दिन कोई हॉलिडे आ जाता है, मान लीजिए उस दिन दिवाली है, तो एक्सपायरी डे जो होगा उससे एक दिन पहले हो जाएगा, लास्ट वेडनेसडे को हो जाएगा। तो आज की डेट में अगर आप 250 आज की डेट में आप रिलायंस का फ्यूचर बाय कर रहे हो तो बेसिकली आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि आज मैं एक छोटा सा अमाउंट दूंगा, पूरा अमाउंट नहीं दे रहा, 250 शेयर की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है 6.5 लाख, अप्रोक्सीमेटली 6,40,000। ठीक है, तो आप 6,40,000 वर्थ के शेयर्स रिलायंस के बाय करना चाहते हो एक्सपायरी वाले दिन लास्ट डेट पर, और आज आप जो है उसका एक टोकन मनी दे रहे हो और वो टोकन मनी है 1,41,643। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन। अब डेली जो है इसका प्राइस चेंज होगा, मान लीजिए नेक्स्ट डे 2561 आ गया, डेली प्राइस चेंज होगा और मान लीजिए प्राइस बढ़ जाता है तो मतलब आप प्रॉफिट में हो, तो ये 9750 जो है आपका प्रॉफिट है, ये मार्क टू मार्केट प्रॉफिट है। नेक्स्ट डे प्राइस बढ़ गया, इतना अमाउंट जो है आपको नेक्स्ट डे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाएगा। मान लीजिए नेक्स्ट डे प्राइस गिर जाता है, मान लीजिए ये 2600 की जगह नेक्स्ट डे 2400 हो जाता है। ठीक है, उस केस में क्या हो जाता है, आपको लॉस हो जाएगा 40,250 रुपीज का। तो आपका मार्क टू मार्केट लॉस जो आ रहा होगा 40,250, ये आपको नेक्स्ट डे पे करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन पे, मान लीजिए अब 28 अक्टूबर आ गई, तो 28 अक्टूबर को आप क्या कर सकते हो, एक्सपायरी वाले दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप 250 शेयर्स बाय करोगे, तो एक्सपायरी वाले दिन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपको 250 शेयर्स बाय करने रिलायंस के, तो आप बाकी का पैसा देके जितनी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ठीक है, इसमें से जितना मार्जिन आपने दिया हो इसको छोड़ के बाकी का पैसा देके आप 250 शेयर्स उस दिन बाय कर लोगे। ठीक है, अगर आपको उस दिन जो है कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन जो है आप शेयर्स को बाय कर लोगे, शेयर्स की डिलीवरी ले लोगे। तो अगर आप शेयर्स की डिलीवरी ले लेते हो तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट, मतलब आपने पूरा पैसा देके शेयर्स की डिलीवरी ले ली, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। मान लीजिए आप उस दिन कहते हो कि नहीं मुझे डिलीवरी नहीं लेनी, मुझे पूरा पैसा नहीं देना, तो उस केस में क्या करोगे, आप अपनी ऑपोजिट पोजीशन क्रिएट कर लोगे। आपने पहले रिलायंस का फ्यूचर बाय किया हुआ था, अब आप एक्सपायरी वाले दिन आप अपनी पोजीशन क्लोज कर दोगे, आप एक रिलायंस का फ्यूचर जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप सेल कर दोगे और आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर लोगे, तो इसको हम बोलेंगे कैश सेटलमेंट। चलिए, तो अब आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये भी समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट कौन कौन सी होती है, सेटलमेंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में होती है फिजिकल सेटलमेंट, वो मैंने आपको बता दिया, अगर आप पूरा पैसा देके शेयर्स की डिलीवरी लेना चाहते हो तो आप फिजिकल सेटलमेंट करवा लोगे, अगर आप पूरा पैसा देके फिजिकल सेटलमेंट नहीं करना चाहते तो आप कैश सेटलमेंट भी कर सकते हो। कैश सेटलमेंट में क्या होगा, जो भी आपका प्रॉफिट चल रहा होगा या तो आप अपना प्रॉफिट ले लोगे काउंटर पोजीशन लेके, और अगर आपका लॉस चल रहा होगा तो
अब अपना लॉस ले लोगे काउंटर पोजीशन क्रिएट करके। तो ये तो स्टॉक फ्यूचर्स का एग्जांपल था, लेकिन एक एग्जांपल हमने यहां लिया निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फ्यूचर है, अब निफ्टी 50 का कोई कंपनी तो है नहीं जिसका शेयर आप बाय करके डिलीवरी ले लोगे। तो निफ्टी 50 के केस में सेटलमेंट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कैश सेटलमेंट होगी। जो भी इंडेक्स फ्यूचर होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश सेटलमेंट होगी, उसमें कोई फिजिकल सेटलमेंट नहीं होगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेड होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, मतलब इसमें स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि किसी एक शेयर का लॉट साइज कितना होगा, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज कितना होगा। जैसे रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट साइज में, रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज जो है वो 250 शेयर्स का था, तो ये स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि लॉट साइज कितने शेयर्स का होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो आपस में डिसाइड कर लेंगी कि उनको कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हाई काउंटर पार्टी रिस्क होता है और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। क्यों? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली बीच में स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाता है, ये स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इसमें जो जिस पार्टी, अगर आपने बाय किया और सामने किसी पर्सन ने सेल किया तो वो डिफॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जो डीलिंग हो रही है वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से हो रही है। कौन सेल कर रहा है कौन बाय कर रहा है आपको ये नहीं पता। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेगुलेटेड नहीं होते, क्योंकि ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें कोई गवर्नमेंट की बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। ठीक है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसको सेबी जो है रेगुलेट करती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफरेबल नहीं होते। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिन दो पार्टीज के बीच में वो दोनों ही उसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी रहेंगी। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। आज आपने रिलायंस का फ्यूचर बाय किया, नेक्स्ट डे आपको लगता है कि आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट चली गई या फिर आपका व्यू चेंज हो जाता है, तो नेक्स्ट डे आप उसको सेल करके अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं। उसमें टाइम बाउंड का मतलब बेसिकली उसमें जो एक्सपायरी डेट या टाइम कॉन्ट्रैक्ट की जो भी एक्सपायरी डेट पहले से जो पार्टीज ने डिसाइड की होती है वही रिजिड होती है, फिक्स होती है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं। अब ये भी एक बार आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए यहां मैंने एग्जांपल लिया था रिलायंस का अक्टूबर फ्यूचर का। रिलायंस के आगे के नेक्स्ट मंथ के भी फ्यूचर आपको मिल जाएंगे, नवंबर फ्यूचर भी मिल जाएगा, दिसंबर फ्यूचर भी मिल जाएगा रिलायंस का। तो रिलायंस के नेक्स्ट 3 मंथ्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल टाइम फ्रेम होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट कैसे होती है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी सेटलमेंट फिजिकल या कैश होती है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में यहां लिखा हुआ है कैश सेटल्ड, ऐसा नहीं है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जो इंडेक्स फ्यूचर्स होते हैं वो कैश सेटल्ड होते हैं, और जो स्टॉक फ्यूचर होते हैं वो आप फिजिकली भी सेटल कर सकते हो, कैश सेटल भी कर सकते हो। तो चलिए अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में क्या डिफरेंस है। देखिए कैश मार्केट क्या होती है, अगर आपको नहीं पता, कैश मार्केट बेसिकली स्टॉक मार्केट की वो सेगमेंट है जहां आप आज की डेट में पूरा पैसा देके किसी एक कंपनी का शेयर बाय कर सकते हो। तो यहां हमने जो जैसे रिलायंस का एग्जांपल लिया था, ये रिलायंस का प्राइस आ रहा है यहाँ 2556। आज की डेट में आपको इसको बाय करना हो, आप 1 शेयर भी इसका बाय कर सकते हो, 10 भी बाय कर सकते हो, 1000 शेयर, जितने मर्जी आप चाहो बाय कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है आज ही आपको इसका पूरा पैसा देना पड़ेगा, तभी आपको ये शेयर मिलेगा। तो ये कैश मार्केट है, इसमें आपको पूरा पैसा आज देके कोई भी कंपनी का शेयर जिसका भी आपको बाय करना हो तो आप बाय कर सकते हो। फ्यूचर्स मार्केट में आपको मान लीजिए 250 शेयर, जो हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, रिलायंस के अगर 250 शेयर अगर आज आपको बाय करने हो तो कैश मार्केट में आपको पूरा पैसा देना होगा 6,40,000 का। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में आज आपको सिर्फ एक इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था, और वो मार्जिन की अमाउंट थी 1,41,000। तो कैश मार्केट में आज आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा अगर आपको कोई शेयर बाय करना है, और फ्यूचर्स मार्केट में आपको सिर्फ एक मार्जिन पे करना पड़ेगा। सेकंड डिफरेंस ये है, फ्यूचर्स मार्केट में आपको मिनिमम एक 1 लॉट बाय करना पड़ेगा, मतलब आपको जो भी क्वांटिटी ट्रेड करनी होगी वो लॉट साइज में होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिलायंस का 1 शेयर बाय करना है तो आप वो फ्यूचर्स मार्केट में नहीं कर सकते। 100 शेयर्स बाय करने तो वो भी आप फ्यूचर्स मार्केट में नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट में रिलायंस का जो मिनिमम लॉट साइज है वो है 250 का। ठीक है, तो 250 के मल्टीपल में ही आप रिलायंस को ट्रेड कर सकते हैं। या तो आप 250 शेयर्स रिलायंस के बाय करोगे या सेल करोगे, या फिर 500 या 750। तो कहने की बात है आप 250 के मल्टीपल में ही फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। लेकिन कैश मार्केट में आप सिंगल शेयर भी बाय कर सकते हो। अच्छा, और जो मेजर डिफरेंस ये है कि कैश मार्केट में अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। मतलब यह है कि कैश मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते।
तो फ्यूचर्स मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। तो फ्यूचर्स मार्केट में जब आप कोई पोजीशन क्रिएट करते हो, आप कुछ बाय करते हो, तो उसे अब हम बोलते हैं लॉन्ग। और फ्यूचर्स मार्केट में अगर हम कोई चीज सेल करते हैं, अगर हम कोई सेल साइड की पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। कैश मार्केट में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है बाय या सेल। अगर आज आप कुछ बाय कर रहे हो तो आप कहोगे कि मैं बाय कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर है उसको आप सेल कर रहे हो तो आप बोलोगे मैं कुछ सेल कर रहा हूं। तो चलिए अब आपको समझ आ गया कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के मार्जिन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए आपको एक मार्जिन पे करना पड़ता है। उसको जो इनिशियल मार्जिन जो हमें अभी हमने एग्जांपल लिया था रिलायंस का, जिसमें हमने एक इनिशियल मार्जिन पे किया था 1,41,000 रुपीज का। तो ये जो इनिशियल मार्जिन है इसको हम बोलते हैं स्पैन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। तो इंडिया में अगर आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है तो आपको स्पैन मार्जिन पे करना पड़ता है। स्पैन की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्लोबली फ्यूचर्स मार्केट जहां पर भी है बाकी कंट्रीज में, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पैन मार्जिन पे करना पड़ता है। वहां पर कोई भी एक्सपोजर मार्जिन नहीं होता। तो ये स्पैन मार्जिन क्या होता है, एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहां से चेक कर सकते हो कितना मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए वो भी एक बार आपको दिखा देता हूं। मार्जिन कैलकुलेटर हम देख लेते हैं जीरोधा का। अगर हम यहाँ गूगल में सर्च करें जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर, ठीक है, तो यहाँ हमने जीरोधा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्जिन कैलकुलेटर निकाल लिया है। तो यहाँ आप देखिए आपको जिस भी शेयर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करना है उसको आप यहाँ सर्च कीजिए। जैसे हमने रिलायंस का ही एग्जांपल लिया है, तो ये रिलायंस का 28 अक्टूबर 21 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, इसका मिनिमम लॉट साइज, मिनिमम क्वांटिटी जो कि लॉट साइज हो गया वो भी यहाँ आ गया। तो इसको आपको बाय करना हो या सेल करना हो, कितना मार्जिन आज आपको पे करना पड़ेगा आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो रिलायंस का मार्जिन, टोटल मार्जिन आ रहा है 1,41,202 रुपीज। तो इसमें से 1,18,800 जो है वो है स्पैन मार्जिन और बाकी का 22,400 जो है वो है एक्सपोजर मार्जिन। तो इसी तरह अगर यहाँ पे आपको किसी भी कंपनी का जिसमें जो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड होती है, एग्जांपल एशियन पेंट, तो एशियन पेंट का क्या लॉट साइज है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा अपने आप। देखिए यहाँ एशियन पेंट सिलेक्ट करते लॉट साइज 300 का आ गया। और एक बार इसको रिसेट कर लेता हूँ, यहाँ से फिर से सिलेक्ट करते हैं एशियन पेंट। तो एशियन पेंट सिलेक्ट करते हैं, इसका लॉट साइज जो है 300 आ गया। और इसका मार्जिन कितना आपको पे करना पड़ेगा आज बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, वो है 1,80,542। तो चलिए गाइज, यहाँ हमारी सेकंड क्लास कंप्लीट होती है। अब हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं सब डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस पर ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर्स, फॉरवर्ड ये सब चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शंस की मास्टर क्लास है, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग का कोर्स है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास से जो भी डिस्कशंस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होंगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।